करते हैं और सर इतिहास को वर्तमान स्थिति के साथ जोड़कर सभी बच्चों के साथ अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। डिपार्टमेंट सर के नेतृत्व में दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति कर रहा है। मैं एक पंक्ति से सर का स्वागत करूँगा कि खुशी के फूल उन्हीं के दिलों में खिलते हैं जो आदमी को आदमी की तरह मिलते हैं। सर आए और अपने विचार रखें। Respected chair of the program, I think करने की chair करने आप करने chair मारो other dignitaries जन्नी जी रेडी जी आपका नाम मंजूर अहमद है तो नाम मैंने दिए सारे लोग मंजूर अहमद जी प्रियंका मुझे लेने इनवाइट भी करने आई थी अमित वीर सिंह और बहुत सारे और सीनियर लोग भी दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे और युवा साथियों। सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ जिंदगी की खुशियाँ नाम का जो ये NGO बनाया है आप लोगों ने। इस मंच के माध्यम से मुझे बाबा साहब जयंती पे अपनी बात रखने का मौका दिया आपने। आप बैठ जाओ, खड़े रहोगे कि मिलेगा। तो सबको मैं सबसे पहले डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती की बहुत बहुत बधाइयाँ दूंगा, बहुत बहुत मुबारक आपको। आज का दिन समानता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है पूरी दुनिया में। आज एक ऐसा दिन है जो पूरी की पूरी दुनिया में UN समेत हर जगह सेलिब्रेट होता है। आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कितना बड़ा फिगर है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का। और बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती सिर्फ भारत में नहीं मनाई जाती, वेस्टर्न कंट्रीज में भी मनाई जाती है, अमेरिका में भी मनाई जाती है, यूरोप में भी मनाई जाती है। इसके अलावा इंटरेस्टिंगली चाइना में भी मनाई जाती है, उत्तर कोरिया में भी मनाई जाती है, दक्षिण कोरिया में भी, जापान में भी, हर जगह। तो इससे आप स्टेचर का अंदाज़ा लगा सकते हैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के। हालांकि डॉक्टर अम्बेडकर का जो स्टेचर है वो समय के साथ बढ़ा है, ये भी मैं कह दूँ। उनके जीवन काल में उनके बारे में उनके प्रति एक कॉन्स्पिरेसी सी रही है, जिसको कॉन्स्पिरेसी ऑफ साइलेंस हम कह सकते हैं उपेंद्र बख्शी के शब्दों में, जो JNU के वाइस चांसलर थे। यानी एक प्रकार से चुप्पी का एक षड्यंत्र। पहले ऐसे लोगों को के प्रति चुप्पी रखी जाती है, भाई इन पर बात ही ना करो, पर कब तक चुप रहोगे, जनता तो बात करेगी। तो जनता बात करती रही और बाबा साहेब का जो लोकतंत्रीय समाज है इसमें बाबा साहेब का महत्व जो है जनता के कारण बढ़ा है, उनके अनुयायियों के कारण बढ़ा है। दोस्तों साथियों, मेरा लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो जाता है लेकिन आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। आज का जो थीम है सामाजिक न्याय बनाम सामाजिक रास्ता। जब प्रियंका मेरे पास आई थी, अमित आए थे, तो हम यही चर्चा कर रहे थे किस विषय पर बात की जाए। तो ये बड़ा एक रेलेवेंट थीम हमने चुना है। मुद्दा है सामाजिक न्याय। असली मुद्दा तो सामाजिक न्याय है, लेकिन इसमें आजकल इस मुद्दे को थोड़ा सा पीछे करके एक और मुद्दे पे बात ज़्यादा हो रही है। आप जरा ध्यान देना। आजकल एक और शब्द की चर्चा होती है, वो है सामाजिक समरसता। खासकर जो रूलिंग रिजिम है आजकल, वो इसकी बहुत बात करता है। जहाँ भी जाओ, कल मैं लखनऊ में बोल रहा था अम्बेडकर जयंती पे, यूनिवर्सिटी का प्रोग्राम था, तो वहाँ मंच पे भी मैंने ये कहा कि भाई सामाजिक समरसता की तो बातें बहुत होती है, सामाजिक न्याय का क्या, व्हाट अबाउट सोशल जस्टिस। तो ये मुद्दा कोई आज से नहीं है, ये मुद्दा तब से ही शुरू हो गया है। ये जो डिबेट है, ये जो एक मोबाइल थोड़ा सा आप लोग साइलेंट रखिए। ये जो डिबेट है ये महात्मा गांधी के ज़माने में ही शुरू हो गई थी, जब बाबा साहब ने उस समय सोशल जस्टिस की लड़ाई छेड़ी थी। तो गांधी भी समरसता की बातें करते थे और राष्ट्रीय आंदोलन के तमाम नेता भी इसकी बात करते थे कि समाज में जो है प्रेम रहना चाहिए, भाईचारा रहना चाहिए, वगैरह वगैरह। गांधी जी का एक और भी अच्छा जो है एक्सक्यूज था, वो ये कहते थे हम देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो इसलिए आपस में अभी एकता जो है हमारी बनाए रखना जरूरी है, और आपस में जिन बातों पे मतभेद बढ़े या आपस में थोड़ी सी टकराव बढ़े, ऐसी चीज़ों को हमें टालने की जरूरत है। तो गांधी जी का ये बहाना भी था, लेकिन अब तो कोई ऐसा बहाना भी नहीं है। अब जो लोग रूल कर रहे हैं वो ये समरसता की बात क्यों इतना ज़्यादा करते हैं।
सामाजिक न्याय तो देने का वक्त है। अब तो आज़ाद हो गए हैं, पर काफ़ी साल हो गए। असल में ये बहस भी एक झूठी बहस है कि असल में दोनों चीज़ें जुड़ी भी हुई है एक दूसरे से। मैं बताऊंगा आपको। तो बेसिकली सामाजिक न्याय क्या होता है ये तो आप जानते होंगे। ब्रीफली थोड़ा सा बता दूं। सामाजिक न्याय का मतलब है समाज में बराबरी के आधार पे इक्वलिटी या इक्विटी लाने की कम से कम प्रयास करें। सब लोगों को बराबर के अधिकार दें, सब लोगों को बराबर से सम्मान दें, उनकी डिग्निटी कायम हो। हर एक व्यक्ति की जो गरिमा, जो हमारे संविधान में भी लिखा हुआ है, हर व्यक्ति की जो गरिमा होती है वो भी सुनिश्चित हो, उसको न्याय सुनिश्चित हो, बराबरी सुनिश्चित हो। पूरी बराबरी तो संभव नहीं होती, लेकिन कंपैरेटिवली कोशिश करें कि हम एक इक्विटेबल या इगैलिटेरियन सोसाइटी बने। सामाजिक समरसता का जब बात करते हैं तो ज़्यादातर इसका जो इम्प्लाइड मीनिंग लिया जाता है वो है समाज में ऑर्डर रहे, समाज में व्यवस्था रहे, समाज में फिर साथ में ये भी जोड़ दिया जाता है भाईचारा रहे, है ना। लेकिन इसके परोक्ष अर्थ कुछ और भी हैं, जैसे समाज में स्टेटस को रहे, यथास्थिति, समझ रहे हो ना। स्टेटस को मतलब यथास्थिति वो बना रहे बस। इसलिए ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के बरक्स खड़ी कर दी गई। हालांकि ये जुड़ी हुई है, मैं फिर कह दूँ। असली मुद्दा लेकिन सामाजिक न्याय है। चल देखिए, भारतीय समाज में सामाजिक न्याय और ये सामाजिक समरसता वाली जो बहस है ये क्यों रेलेवेंट हो जाती है। आप जानते हो भारतीय समाज एक कास्ट सोसाइटी है। मेरे से पहले बेदी साहब ने अच्छे से ये बताया है कि भारतीय समाज में यानी देश का कोई भी कम्युनिटी ऐसी नहीं है, चाहे हिंदू समाज हो, मुस्लिम समाज हो, ये मुस्लिम समाज की बात कर रहे थे, चाहे ईसाई समाज हो, किसी भी जगह चले जाओ हर जगह जाति है। तो इट इज ए कास्ट सोसाइटी, इट इज ए कास्ट रिडन सोसाइटी। इवन भारत के लोग जब विदेश में जाते हैं वहाँ भी जाति अपने साथ ले जाते हैं। विदेश में भी जातिवाद फैलाते हैं वो लोग। ये पता नहीं कीटाणु हमारा ऐसा है, जाता ही नहीं हर जगह। वहाँ के जो अमेरिका के दलित हैं वो भी ये शिकायत करते हैं कि भाई यहाँ के जो सवर्ण अधिकारी हैं वो हमारे साथ भेदभाव करते हैं। अभी भी कमाल हो गया, अमेरिका में जाके भी भारतीय नहीं बन पा रहे आप। खैर, तो कास्ट सोसाइटी की खासियत क्या होती है, कास्ट सिस्टम की क्या खासियतें होती हैं। देखिए, कास्ट सिस्टम के बारे में पुराने जो सोशोलॉजिस्ट थे, विद्वान थे, वो बात करते हुए कास्ट सिस्टम के अपने फायदे भी हैं, गुण भी हैं, दोष भी हैं। सुना होगा ना आपने। कास्ट के अपने गुण भी हैं कि जैसे ऑर्डर फैलाता है, समाज में जो है व्यवस्था बनी रहती है, काम का विभाजन वगैरह वगैरह इस तरह कर किए जाते हैं। लेकिन अम्बेडकर साहब ने जब कास्ट का विश्लेषण किया, जिनकी हम जयंती मना रहे हैं, मैं अम्बेडकर का ही नजरिया पेश कर रहा हूँ यहाँ पे। उन्होंने पहली बार कास्ट सिस्टम को एक्सपोज किया बहुत क्रिटिकली। जैसे कार्ल मार्क्स ने जो है पूंजी को एक्सपोज किया ना, उससे पहले वेल्थ ऑफ नेशन लिखी थी। किसने लिखी थी? इसको इकोनॉमिक्स का फादर भी कहते हैं, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ पूंजीवाद की बुरी प्रशंसा कर रहे थे, लेकिन कार्ल मार्क्स ने पूंजीवाद को दास कैपिटल में एक्सपोज कर दिया कि भी पूंजीवाद में कोई गुण भी हो सकता है। उसी तरह बाबा साहब ने ये कहा कास्ट में कोई गुण भी हो सकता है, कास्ट में तो दोष ही दोष है। तो उन्होंने बताया कास्ट क्या क्या चीजें देती है। नंबर 1, मैं 4-5 पॉइंट बताता हूँ। कास्ट सोसाइटी में सामाजिक न्याय का जो सबसे बड़ा मुद्दा हमारी कास्ट सोसाइटी में बन जाता है। 3-4 दोष है, 3-4 बातें उभर के आती हैं। नंबर 1, कास्ट जो है वो हायरार्की को जन्म देती है। जैसे अभी बेदी कह रहे थे, हायरार्की भी कैसी? ग्रेडेड इनइक्वालिटी। भाई आप एक पायदान, कई बहुमंजिला इमारतें हैं, अलग अलग फ्लोर हैं, एक से दूसरे फ्लोर में जा ही नहीं सकते। ग्रेडेड इनइक्वालिटी है, हायरार्की है, पद सोपान है, एक दूसरे के ऊपर बैठे हैं। दूसरी चीज कास्ट सिर्फ जिसको आप ये लोग काम का विभाजन कह देते हैं, काम का विभाजन नहीं, ये कामगारों का विभाजन है। असल में तो देखो, कामगार बुरी तरह आपस में बांट दिए गए। तीसरी बात है, कास्ट जो है सिस्टम, जो हमारी कास्ट सोसाइटी है, ये बैठ गई, ये ऑपरेशन पे आधारित है। ऑपरेशन, इसमें दमन भी होता है। जो लोग कहते हैं कास्ट काम का विभाजन है, वो ये बात भूल जाते हैं कि कास्ट निचले वर्गों के लिए बड़ी भारी दमनकारी व्यवस्था रही है। उन पर अत्याचार होते हैं, खासकर जो निचले तबके के लोग हैं, दलित हैं, उनको तो बुनियादी मानवीय अधिकार ही नहीं है। वो अपने अधिकारों का प्रयोग करें तो ही उन पर जुल्म शुरू हो जाते हैं। ये हमारा हरियाणा तो बहुत बदनाम है। मिर्चपुर जैसे कांड सुने होंगे, है ना, गोहाना जैसे कांड, जरा सी बात पे पूरे गांव के गांव, बस्ती की बस्ती जला देते हैं। ये है कास्ट का पहलू, अत्याचार, ऑपरेशन। एक और पहलू है, वो है एक्सप्लॉयटेशन, शोषण।
जाति शोषण को जन्म देती है। इसमें ऊंची जातियों को विशेषाधिकार है और निचले जातियों का शोषण होता जाता है। जितना नीचे जाओगे ना उतना ही शोषण बढ़ेगा। देखिए पुराना जो जजमानी सिस्टम था, जजमानी सिस्टम गांव में जो होता था ना, तो उसमें मानिए पिछड़ी जाति के लोग हैं वो भी काम करते थे, उनको एक मिलता था अपना हिस्सा। उससे नीचे चले जाओ ना दलित, उनको तो कुछ भी नहीं मिलता, बस नाम के लिए टूटा फूटा अनाज मिलता है। ये मैं गांव का बता रहा हूँ। ये इस तरह का जो है ना, इस तरह का जो शोषण है, भेदभाव है, निचले जो वर्ग के लोग हैं, दलित वर्ग के लोग, इनको तो बेगार करनी पड़ती थी। ये काम वो कर रहे हैं, जिंदगी खपा रहे हैं अपनी, लेकिन बदले में उनको सिर्फ रोटी, 2 दिन की रोटी भी नहीं मिल पाती। अम्बेडकर तो यहाँ तक कहते हैं कास्ट ये अनटचेबिलिटी इवन वर्स देन स्लेवरी। स्लेवरी से भी बुरी है। पता है कैसे? स्लेव तो कम से कम किसी का स्लेव तो है, किसी की प्रॉपर्टी तो है। स्लेव प्रॉपर्टी होता है, तो स्लेव मरेगा तो मालिक का नुकसान होगा। अम्बेडकर लिखते हैं जो दलित है वो पूरे समाज का स्लेव है, किसी एक व्यक्ति का नहीं है, और सारे शोषण करते हैं, उसके प्रति दायित्व तो किसी का भी नहीं है, और सब नफरत भी करते हैं, काम लेते हैं। ऐसे हालत थे, ऐसे थे। और गाँव में अभी भी भारत के पिछड़े क्षेत्र में ऐसा है। तो एक्सप्लॉयटेशन और एट्रोसिटीज और ये सारी चीजें, कास्ट जो है सोशल स्टेटस को मेंटेन करने का एक परंपरागत तरीका है। समाज में यथास्थिति ऊंचे वर्गों का दायित्व बना रहे, निचले वर्गों का शोषण, उनको सब अपनी अपनी हैसियत में रहे। तो ये सामाजिक यथास्थिति को बनाए रखने का एक बड़ा मजबूत मैकेनिज्म है। तो इस हालत में बाबा साहेब अम्बेडकर ने कास्ट का जो ये क्रिटिकल एनालिसिस किया, कास्ट पे बहुत लिखा है बाबा साहब ने, बहुत सारे लेख हैं। उनका सबसे फेमस लेख है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। वो तो एक क्रांतिकारी रचना है। एनिहिलेशन ऑफ जो कास्ट है, ये ऐसी कालजयी रचना बन गई जो जिसका समय के साथ महत्व बढ़ गया, बढ़ता ही गया है। हालांकि कास्ट पे सबसे पहला आर्टिकल अम्बेडकर ने अपनी मतलब युवा अवस्था में 19-20 साल के होंगे, पहला आर्टिकल भी कास्ट पे लिखा था, ओरिजिन ऑफ कास्ट इन इंडिया, कास्ट इन इंडिया, इट्स ओरिजिन जेनेसिस एंड मैकेनिज्म। ये सारा जो एक एंथ्रोपोलॉजिकल सेमिनार में छपा था, उसमें भी वो कास्ट का विश्लेषण कर रहे हैं। और ये एनिहिलेशन ऑफ कास्ट और राइटिंग एंड स्पीचेस पढ़ के देखो, बाबा साहब ने ढेर सारा विश्लेषण किया। उस विश्लेषण से उन्होंने ये साबित किया कि कास्ट कोई अच्छी चीज़ नहीं है, जैसे पूंजीवाद कोई अच्छी चीज़ नहीं है ना, कास्ट भी अच्छी चीज़ नहीं, इसको खारिज कर देना चाहिए, इसको एनिहिलेट कर देना चाहिए, यानी इसका नाश कर देना चाहिए। एनिहिलेशन का मतलब है इसका नाश करना होगा, इसमें डायनामाइट लगाना होगा। हालांकि वो बड़ा इस तरह से कास्ट को खत्म किया जा सकता है, इसका उन्होंने बड़ा एक सुंदर तरीका ये बताया। बाबा साहब कोई खून खराबे वाले व्यक्ति नहीं थे। बाबा साहब अहिंसात्मक बुद्ध के मानने वाले थे, बुद्ध को मानने वाले थे। तो बाबा साहब ने कई तरीके बताए कास्ट को कैसे खत्म किया जा सकता है, जिसमें सबसे बढ़िया तरीका उन्होंने बताया वो है मिक्सिंग ऑफ ब्लड। मिक्सिंग ऑफ ब्लड, वो कहते हैं असल में भारत के लोग, बाबा साहब इस थ्योरी को मानते थे। बेदी जी आप जानते ना, फुले साहब की थ्योरी थोड़ी अलग है, बाबा साहब की अलग है। बाबा साहब नस्लीय सिद्धांत को नहीं मानते थे। बाबा साहब कहते हैं भारत के सभी लोग एक ही नस्ल के लोग हैं, अगर अलग अलग भी थे तो हमारी मिक्सिंग हो गई। वो कहते हैं कास्ट इज डिवीजन ऑफ द पीपल ऑफ सेम रेस। जरा वो करना, कोई शक्ल से कोई बता सकता है किस जात का है ना। अब मेरी शक्ल से लोग कई बार कह देते हैं लगता ही नहीं आप तो फलानी जाति से आते। मैंने कहा भाई हम सब एक ही तो हैं, आपको कहाँ कंफ्यूजन हो रहा है, ये आप कोई शुद्ध नस्ल के हो हैं। तो वो कहते हैं असल में तो नस्ल तो एक ही है, कास्ट तो 1500 साल पुरानी, कोई ज़्यादा नहीं है। बस इस कास्ट को ही खत्म करना है हमें, एक ही इस नस्ल को फिर एक कर देना है। ये जो झूठे हमने बैरियर खड़े कर रखे हैं, तो इसका तरीका है इंटरकास्ट रिलेशंस और खासकर इंटरकास्ट मैरिजेज। तो मैं मजाक में कहता हूँ, देखिए हमारे यहाँ जो मैरिज होते हैं ना, मैं कास्ट सिस्टम का एक पहलू और बताता हूँ आपको। देखो इससे निचली जातियों पे तो जुल्म होता ही है, इस पे महिलाओं पे भी जुल्म होता है। ये मैं जेंडर नजरिए से, फेमिनिस्ट नजरिए से इसकी जो व्याख्या हो रही है ना, उसकी बात करता हूँ। कास्ट सिस्टम के कारण महिलाएं क्या भुगतती हैं। देखिए महिलाएं जातियों की बंधक बनी हुई है ना, हर जाति की बंधक है। महिला अपने जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला खुद कर ही नहीं सकती। क्या है सबसे बड़ा फैसला? ये बात जीवन साथी को चुनना। वो जीवन साथी को चुनेगी महिला या मर्द, कोई भी चुनेगा तो भाई अपनी मर्जी से।
चुनेगा तो जाति से बाहर भी चुन सकता है, लेकिन जाति से बाहर अगर कोई चुन ले तो क्या होता है पता है ना आपको? चुन ले तो क्या होता है? ऑनर किलिंग होती है। तो इसलिए ये जाति का टूटना महिलाओं के लिए भी लिबरेटरी है। आजकल ये व्याख्या हो रही है महिलाओं के लिए, बाबा साहब ने जो एलिनेशन ऑफ कास्ट का विचार दिया, ये महिलाओं के लिए भी उतना ही लिबरेटरी है जितना समाज के दलित पिछड़े वर्गों के लिए। तो इसलिए अच्छा, विदेश में पता है आपको हमारी शादी व्यवस्था, और जिसको हम अरेंज मैरिज बोलते हैं ना, बड़ा चढ़ा के बताते हैं, इसको क्या कहते हैं? विदेश में कहते हैं इसको फोर्स मैरिज। ये धक्के से शादी करते हो आप, जोर जबरदस्ती शादी होती है। लड़कियों के से कुछ पूछा ही नहीं जाता, या थोड़ा बहुत बता दिया जाता है, देखो भाई ऐसा लड़का है, थोड़ी सी कमियां तो सब में होती है, कर लो, और कोई चॉइस ही नहीं होती। तो भाई फोर्स मैरिज है ये, जिसको आप वैसे मेरे से निजी रूप से पूछो तो मैं तो लव मैरिज का ही भारतीय हूँ। मैंने खुद भी जिंदगी में ये फैसला किया। तो कास्ट को तोड़ना सबसे जरूरी है, सामाजिक न्याय की दिशा में भारत में आगे बढ़ना है। दूसरा मैं आता हूँ सामाजिक न्याय को के क्या आयाम है। मैं इस पे सामाजिक समरसता की भी बात बीच में करूँगा, हालांकि मुद्दा वो है ही नहीं। देखिए मुद्दा वो क्यों नहीं है, मैं पहले ही ये बात क्लियर कर दूँ। मैं ये सवाल हमेशा पूछता हूँ, सामाजिक न्याय के बगैर क्या सामाजिक समरसता आ सकती है? अब जरा कॉमन सेंस लगा के पूछ लो, सामाजिक न्याय जब तक दोगे नहीं, समरसता कहाँ से आएगी? लोग प्रेम से भाईचारे से कैसे रहेंगे? तो मुद्दा वो नहीं, वो झूठा मुद्दा खड़ा किया जा रहा है। ये समरसता का सारा जो ये नैरेटिव है, ये स्टेटस क्वो को मेंटेन करने का नैरेटिव है। इसको थोड़ा समझने की जरूरत है। तो रियल मुद्दा है सामाजिक न्याय, मैं उसी पे रहता हूँ और बीच में इसकी बात आती रहेगी। सामाजिक न्याय के कौन कौन से डायमेंशन है? देखो 3 आयाम बनते हैं सामाजिक न्याय के, और चौथा आयाम है संवैधानिक। पहला आयाम है सामाजिक, दूसरा है आर्थिक, तीसरा है राजनीतिक और चौथा संवैधानिक। ये सारे 3 जो आयाम हैं, ये बाबा साहब के थॉट में जो झलकते हैं मैं वो बताता हूँ, और संविधान भी उन्होंने ही बनाया था, ज़्यादा तबलीग का छाप है उस पर। तो वो जो चौथा आयाम है वो हमारी राष्ट्रीय आम सहमति भी है उस पर, क्योंकि संविधान सबने मिलकर बनाया था, और उस पर भी बाबा साहब की छाप है। तो इसलिए इन 4 पहलुओं की मैं बात थोड़ा ब्रीफली आगे कर दूँ। पहली बात है सामाजिक आयाम। सामाजिक रूप से मतलब समाज में देखिए, सामाजिक न्याय सिर्फ सामाजिक चीज नहीं है, पहले तो ये स्पष्ट करूँ, सिर्फ सामाजिक नहीं है, लेकिन सामाजिक बातें हैं इसमें, आर्थिक भी आएगी इसमें। ओके, बगैर आर्थिक न्याय के तो सामाजिक न्याय नहीं हो सकता। इसलिए हमारे प्रेम्बल में लिखा हुआ है, देख लो आप, कि भाई हम भारत के जो लोग इसको जो सॉवरन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक स्टेट बना रहे हैं, तो हम ये रिजोल्व कर रहे हैं कि अपने नागरिकों को सबसे पहले क्या दिलाएंगे? सबसे पहला ही वायदा ही है, सबसे पहले न्याय दिलाएंगे। कौन सा? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ये पहला वादा है जो संविधान ने हमें किया है, पहला करार है ये हमारे साथ, हमने खुद ही किया अपने साथ ये करार, हम भारत के लोग। तो सामाजिक मुद्दा क्या है? सामाजिक मुद्दे क्या है? पहली चीज है समाज में इक्वलिटी को लाना, इगैलिटेरियन सोसाइटी बनाना। पहला मुद्दा ये है। सामाजिक न्याय इगैलिटेरियन सोसाइटी को अचीव करे बगैर हो नहीं सकता। और वो कैसे होगा? समतामूलक समाज कैसे बनेगा? वो तब होगा जब जाति व्यवस्था को खत्म किया जाएगा। लेकिन जाति को एक रात में तो खत्म किया नहीं जा सकता, वो तो एक आदर्श है यूटोपियन का। बाबा साहब एक यूटोपियन भी हैं, है ना। तो बाबा साहब ने एक सपना लिया, जैसे गुरु रविदास ने भी कभी एक सपना लिया था कि ऐसा चाहूँ राज में। यूटोपिया शब्द सुना होगा आपने? यूटोपिया टॉमस मूर का विचार है। दार्शनिक जब सपना लेता है कैसा समाज हो, शानदार समाज जहाँ भाईचारा हो, सब लोग बराबरी से रहे। तो टॉमस मूर ये लोकवेद ने लिखा कि भारत की पहली यूटोपियन थे गुरु रविदास। भारत के पहले यूटोपियन थे रविदास, जरा गौर करो। और दूसरे जो यूटोपियन हैं वो है कौन? वो है महात्मा फूले। भारत में 3 यूटोपियन हुए, ज्यादा नहीं हुए। पहले हैं
गुरु रविदास। दूसरे हैं जो कहते हैं ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़ सम बसें रैदास रह प्रसन्न। तो गेलोमित का विचार मेरा नहीं है, वो कहते हैं ये पहले यूटोपियन है जो ऐसा सपना देखते हैं। दूसरे यूटोपियन है महात्मा फूले। महात्मा फूले के नाम से एक चेयर भी है मेरी यूनिवर्सिटी में जिसको मैं रन कर रहा हूँ। कल परसों में मिनिस्ट्री का एक प्रोग्राम था, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, उसमें भी मैं बोल रहा था फूले पे, बड़ा प्रोग्राम था नेशनल लेवल का, उसमें मैंने फूले पे बातें करी थी। तो फूले दूसरे यूटोपियन है जो एक समतामूलक समाज का सपना देखते हैं। तीसरे बाबा साहेब अम्बेडकर हैं। बाबा साहब का सपना है जाति मुक्त समाज को बनाने का, लेकिन एनिहिलेशन कैसे होगा उसके लिए उन्होंने बड़ा तरीका बताया, भाई सब लोग आपस में जुड़ जाए, लेकिन जुड़ने तो नहीं वाले ना ये लोग। कौन इस विचार को पसंद करता है? देखिए हम सब बातें करते हैं, हम जाति को नहीं मानते, सब कहते हैं। आप यहाँ जितने भी बैठे हैं, मैं भी साबित करके दिखा सकता हूँ, हम सब कास्ट सिस्टम ही है, हम सब कास्ट हैं। आप में से कोई एक भी बता दो जो जाति से बाहर हो, एक भी आदमी बता दो जिसके माँ बाप ने कास्ट मैरिज करी हो। तो हम सब जातीय समाज का हिस्सा है, इसलिए इतना बुरी तरह ये सोसाइटी हमें जकड़े हुए है ये सिस्टम। तो इस सिस्टम को तोड़ने का तरीका क्या है? तो पहली चीज तो है कि कास्ट सिस्टम को खत्म करने के कानूनी संवैधानिक तमाम तरह के उपाय किए जाए, प्रचार किया जाए, है ना, हर तरह का। दूसरा एक और भी है, वो है अफर्मेटिव एक्शन। साथ में एक बात और जोड़ दो, क्योंकि जब तक निचले वर्गों को हम जाति के जुल्मों से, वो जो मैंने जिनका जिक्र किया, उनसे मुक्ति नहीं मिलती, तब तक उनको कुछ रिलीफ तो देना पड़ेगा। तो इसलिए संविधान में एक सिद्धांत है अफर्मेटिव एक्शन का। अफर्मेटिव एक्शन क्या है? ये यूरोप से ये बहस चली है। वैसे अफर्मेटिव एक्शन जो शब्द है ये बाबा साहब ने यूज नहीं किया, संविधान में कुछ और शब्द यूज करते हैं, लेकिन ये है वही चीज, यूरोप से चलती है डिबेट। अफर्मेटिव एक्शन का मतलब है कि जो लोग पिछड़े रह गए, जो लोग किसी भी रूप में आगे नहीं बढ़ सकते, उनको आगे बढ़ाने के लिए विशेष अवसर देने पड़ेंगे, है ना, उनके लिए विशेष उपाय करने पड़ेंगे। अफर्मेटिव एक्शन ये कहता है। विशेष उपाय में क्या है? जैसे आपने आरक्षण का तो सुना ही होगा, जरा गौर करो आप। जैसे आपने रिजर्वेशन सिस्टम है भारत के संविधान में दिया है, ये अफर्मेटिव एक्शन का हिस्सा है। देखिए यूरोप में ये बहस चली और ऑस्ट्रेलिया में भी कि भाई जो लोग, उन्होंने आदिवासियों को, वहाँ की मूल निवासियों को मार दिया था, पहले तो बहुत मारा, फिर बोला हो हमारे से बहुत बड़ा पाप हो गया, अब हमें उनको न्याय देना है। फिर वो पछता रहे थे तो एक शब्द आया हिस्टोरिकल कंपनसेशन, ऐतिहासिक मुआवजा देना। ये लगभग वैसा ही मामला है, हमारे देश में भी ऐतिहासिक रूप से अन्याय हुआ है, इसलिए ऐतिहासिक मुआवजा दिया जाए, इसको हिस्टोरिकल कंपनसेशन, इसको पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन भी कहते हैं। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन क्योंकि ऊंची जातियों के बच्चों के साथ या लोगों के साथ कुछ भेदभाव भी होता है, लेकिन इन लोगों को आगे बढ़ाने के लिए कुछ विशेष चीजें करनी पड़ती हैं, इसलिए इसको पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन भी कहा गया है। थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन लगता है ऊपर से, लेकिन है नहीं। तो ये है अफर्मेटिव एक्शंस। इसके अलावा एक चीज और है, सोशल जस्टिस कैसे इंश्योर हो। एक चीज और है, वो है सोशल, वो है इंक्लूसिव सोसाइटी बनाना। इंक्लूसिव यानी कि ऐसा समाज जिसमें सब शामिल हो। इंक्लूजन, इस पे बड़ी डिबेट है सोशियोलॉजी में, सोशियोलॉजिकल और दूसरे सब्जेक्ट्स में, कि इंक्लूजन का जो विचार है कि सब लोग इंक्लूड हों, गवर्नमेंट में भी, सिस्टम में भी, समाज में भी, इकोनॉमी में भी, प्रशासन में भी, हर क्षेत्र में वो लोग, उनको इंक्लूड किया जाए। तो फिर इकोनॉमिक टर्म्स में एक और शब्द यूज होता है, वो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंक्लूसिव डेवलपमेंट। सुना होगा ना आपने, इंक्लूसिव डेवलपमेंट यानी कि समावेशी विकास। अच्छा, मैं सामाजिक अर्थ संदर्भ इसकी व्याख्या कर दूं पहले। देखिए इंक्लूजन क्यों जरूरी है। इंक्लूजन का सीधा संबंध राष्ट्र निर्माण से। हम कहते हैं आज जो देश में खासकर रीजन में है, वो बार बार राष्ट्रवाद की बात करते हैं ना। राष्ट्र बनता कैसे है? राष्ट्र ऐसे भाषण देने से थोड़ा ना बन जाएगा, राष्ट्र तो लोगों से बनता है। बाबा साहब राष्ट्र पे विचार व्यक्त करते हैं, वो कहते हैं राष्ट्र जब बनता है, राष्ट्र एक फीलिंग होती है बेसिकली, जिसमें आपस में किथ एंड किंग की भावना पैदा हो जाए लोगों में, कि भाई हम एक दूसरे के बहुत करीबी नातेदार हैं, है ना। ये है ना राष्ट्र का विचार। तो ये किथ एंड किंग का भाव कहाँ है हमारे बीच में? वो कहते हैं जब तक ये कास्ट सिस्टम है ना, आपका भाईचारा तो दूर की बात है, आपकी हर चीज राष्ट्र
हर चीज जो है वो कास्ट रिडन हो जाती है, आपकी चैरिटी कास्ट रिडन हो जाती है, आपकी मोरलिटी कास्ट रिडन हो जाती है। चैरिटी देखिए, ये संस्थाएं बना रखी हैं, ब्राह्मण सभा, यादव सभा, गुर्जर सभा, बुरा मत मानना, ये सारी सभाएं, वैश्य सभा, ये चैरिटी किसकी करती हैं जरा गौर करो ना। जाट सभा और बुरा मत मानना, चमार सभा भी होगी, ये सारी जो सभाएं हैं ये किसकी चैरिटी कर रही है, गौर करना। ये तो अपनी कास्ट की चैरिटी, कास्ट के लिए तो चैरिटी का काम कर रही है ना, समाज की चैरिटी तो नहीं हो रही। यार राष्ट्र तो दूर की बात है, आप तो समाज ही नहीं बना पा रहे, ये तो जातिवाद फैलाया जा रहा है असल में। आपकी चैरिटी कास्ट रिडन है, आपकी मोरलिटी कास्ट रिडन है, आपका जो है, आपका जस्ट, आपकी जो विवेक है वो कास्ट रिडन है। मतलब आपकी सोच ही जो है फेयर नहीं है, फेयर ही नहीं है। बाबा साहब एक जगह लिखते हैं, करप्ट होने से भी बुरा अनफेयर होना है। वो कहते हैं करप्ट आदमी को तो कोई भी खरीद ले, एक जगह लिख रहे हो। वो कहते हैं ये जो पुलिस के अधिकारी हैं, सरकारी अधिकारी, हमारे लोगों पे जुल्म करते हैं, ये भी मिल जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये फेयर नहीं है। ये अपर क्लास वाले लोग इनको पैसा भी देते हैं, लोग वो कहते हैं पैसा तो चलो हम भी देते हैं, लेकिन हमारा पैसा भी नहीं लेंगे, तो ये अनफेयर है ज़्यादा। तो सिस्टम पूरी तरह, हमारी सोच ही अनफेयर। तो राष्ट्र कैसे बनेगा भाई? राष्ट्र भी तभी बनेगा जब मिक्सिंग ऑफ ब्लड होगा। ओके, तो इंक्लूजन का जो आइडिया है, समावेशी समाज का, वो जब तक नहीं आएगा तब तक सामाजिक न्याय वो दूर की कौड़ी है। अब मैं इसके आर्थिक पहलुओं पे आता हूँ। आर्थिक पहलू जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब तक आर्थिक अधिकार नहीं दोगे लोगों को, आर्थिक रूप से एम्पावर नहीं करोगे, तब तक ये सब भाषणबाजी है ना। दुनिया में सबसे बड़ी ताकत आर्थिक ताकत होती है, कार्ल मार्क्स कह के गए। भाई ठीक है, चलो आप भेदभाव वाली सोच मानते हो, मानते रहो, हम आर्थिक रूप से सक्षम हो जाते हैं। भाई बैठ जाइए एक बार, हम आर्थिक रूप से कैपेबल बना दो तो हमें आपकी जरूरत नहीं, ये बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले है इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, इक्वल इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज सब लोगों को दी जाए, सब लोगों को बराबरी पे लाया जाए, ये करना बहुत जरूरी है। संविधान के डायरेक्टिव प्रिंसिपल इस बारे में बात करते हैं, बात बताऊंगा। और दूसरी चीज है वो है जो अभी बेदी जी बता रहे थे, स्टेट सोशलिज्म का विचार, राज्य समाजवाद का विचार। देखो, हालांकि आजकल समाजवाद शब्द थोड़ा सा लोग ये कहते हैं पुराना पड़ गया है, लेकिन भारतीय समाज में अभी भी रेलेवेंट है। बाबा साहब का अपना आइडिया है ये स्टेट सोशलिज्म, कि राज्य पूरी तरह से समाजवादी नहीं हो सकता, लेकिन कुछ मामलों में समाजवादी नीतियां अपनाई जा सकती हैं। क्या करना है? भूमि का राष्ट्रीयकरण। सारा बड़ा मुद्दा गांव देहात में तो भूमि है ना। अभी भी हरियाणा में 100 एकड़ जमीन के मालिक बैठे हैं, अभी भी। पंजाब में सबसे बड़ा मुद्दा है ये जमीन का मुद्दा, हमारे हरियाणा में भी है। एक तरफ 100 एकड़ जमीन के मालिक हैं, दूसरी तरफ जमीन सदियों से बोते हम लोग आए हैं। मैं खुद उसी वर्ग से आता हूँ, इसलिए कह रहा हूँ भाई, ये जमीन तो हमारे पुरखे बोते आए, ये जमीन इनके पास कैसे चली गई? ये मुद्दा है। तो जब तक भूमि का राष्ट्रीयकरण नहीं होगा तब तक ये समस्याएं हल नहीं होगी। तो एक चीज ये है, एक स्टेट सोशलिज्म, भूमि का राष्ट्रीयकरण हो, इंश्योरेंस का राष्ट्रीयकरण हो, बड़े उद्योगों का राष्ट्रीयकरण हो। बाबा साहब ने ये स्टेट एंड माइनॉरिटीज नाम की अपनी किताब में बताया है। तो अर्थ सामाजिक न्याय इसके बगैर नहीं आ सकता है। असली मुद्दे हम छोड़े बैठे हैं। पता है, जो हमारे दलित भाई भी जो आंदोलन लड़ते हैं, जो कर रहे हैं, वो सिर्फ आरक्षण की लड़ाई से बहुत ज्यादा आगे नहीं जा रहे, आर्थिक मुद्दों पे ज्यादा बात नहीं हो रही। सामाजिक न्याय उसके बगैर नहीं आ सकता। सामाजिक न्याय का साथ में ही ये शब्द अलग से भी लिखा हुआ है संविधान में, आर्थिक न्याय है। सामाजिक न्याय अपने आप में कंप्लीट टर्म है वैसे, लेकिन इसमें आर्थिक न्याय का बहुत बड़ा हिस्सा है। तो दूसरी चीज ये हो गई। तीसरी चीज है समावेशी विकास। समावेशी विकास यानी कि जिसको कहेंगे इंक्लूसिव डेवलपमेंट। आजकल इस पे काफी बात हो रही है, किस तरह से विकास किया जा रहा है। देश में विकास बहुत बड़ा नारा है। हमारे मोदी जी, प्रधानमंत्री जी विकास की बात बहुत करते हैं, है ना, सबका साथ सबका विकास भी कहते हैं, लेकिन असल में विकास हो किसका रहा है? इंक्लूसिव विकास नहीं नजर आता है। बड़ी बड़ी चीजें जो दिख रही हैं देश में, इसमें आम लोग तो हंसी में छूटते जा रहे हैं। तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट होता क्या है? जिसमें फाइनेंशियल इंक्लूजन हो, वित्तीय भागीदारी हो, वित्तीय तौर पे लोगों को हिस्सा मिले।
हर आदमी की जेब में पैसा जाए, वो चीज तो नहीं हो रही ना। तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट के बहुत सारे पहलू हैं जिन पे राज्य को अपनी नीतियां बनाने की जरूरत है। एक चीज और मैं कह दूं, राज्य की नीतियों की जब मैं बात कर रहा हूं, वो है वेलफेयर स्टेट का विचार। भारत का जो संविधान है ये कल्याणकारी संविधान है, वेलफेयर स्टेट की बात करता है कि राज्य को कल्याणकारी होना चाहिए, हम आम लोगों के वेलफेयर के लिए समर्पित हैं। जरा गौर करिए, संविधान की मेन भावना ही ये है, चाहे आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल पढ़ लो, चाहे फंडामेंटल राइट पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, कि वेलफेयर करना है। और वेलफेयर के लिए कोई बाधा नहीं है, कोई भी पार्टी कोई भी घोषणा कर दे। लेकिन देखिए, बाबा साहब ने कहा था संविधान तो हमने बनाया है, लेकिन जब तक नीयत साफ नहीं होगी लागू करने वालों की, ये फेल हो जाएगा। वही चीज हो रही है, नियत नहीं है। पार्टियां पता क्या करती हैं, पार्टियां वोट लेने के लिए कहती हैं आपको फ्री में लैपटॉप दे देंगे, फ्री में साइकिल दे देंगे। दक्षिण भारत में पार्टियां कहती हैं फ्री में मंगलसूत्र दे देंगे। आप जरा सोचिए, फ्री में मंगलसूत्र, क्या हो रहा है? ये कैसी ऐसी किस तरह की पॉलिटिक्स करी जा रही, किस तरह का वेलफेयर है? ये वेलफेयर है? ये जो फ्री बीज के नाम पे जो राजनीति चलाई जा रही है, असल में करना तो चाहिए आपको, लोगों को काम देना चाहिए, है ना, लोगों को आर्थिक साधन देने चाहिए, आर्थिक अवसर देने चाहिए। राज्य देखिए, राज्य संविधान रोकता नहीं है, इसलिए ये ऐसी बातें कर जाते हैं। संविधान में रोक नहीं है इसके, चाहो तो कुछ भी कर सकते हो आप लोगों के कल्याण के लिए, इतना सारी छूट है, क्योंकि समाज के आखिरी व्यक्ति का बनाया हुआ है संविधान। ये हर व्यक्ति का मतलब ईमानदारी से लिखा हुआ संविधान, बेईमानी नहीं है इसमें। वो व्यक्ति जो खुद आखिरी पायदान से आया है, हमारा संविधान इतनी ऑनेस्टी के साथ लिखा गया है, इसलिए कामयाब है। ये लोगों के लिए समर्पित है, इसलिए कामयाब है। जब भी देश में समस्या आती है, कोई भी किसी भी तरह की कोई चैलेंज आता है, इस संविधान में रास्ता निकल आता है। शांति के टाइम में हमें इसका महत्व नहीं पता होता है, लेकिन जब भी चैलेंज आते हैं, इस संविधान में ही हल निकले हैं। पंजाब की समस्या का हल भी इसी में निकला था, नॉर्थ ईस्ट की समस्या का भी, हिंदी विरोधी आंदोलन चले उनका समस्या का भी हल, सब आदमी तो है इसमें सब कुछ है। लेकिन नियत होनी चाहिए ना, नियत खराब तो करोगे क्या? भारत का संविधान वेलफेयर स्टेट की बात करता है, तो वेलफेयर के लिए कुछ बड़े कदम उठाने होंगे, वो मैं बात बताऊंगा। तो ये है कुछ आर्थिक पहलू। अब मैं बात करता हूँ राजनीतिक पहलू की, क्योंकि राजनीतिक न्याय वो भी जरूरी है। अच्छा, राजनीतिक न्याय हमने कायम किया भी, लोकतंत्र हमने बनाया। उस समय बाबा साहब ने भाषण दिया जब ये संविधान लागू हो रहा था, हमने हर व्यक्ति को राइट टू वोट दे दिया। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। बाबा साहब ने कहा उस समय संविधान को जब अंगीकृत कर रहे थे, ये है बात शायद 26 नवंबर 1949 की, तब उन्होंने स्पीच दिया। वो बड़ा जो है मतलब ऐसा स्पीच है जो ऐतिहासिक है। तब उन्होंने कहा कि आज हमने पॉलिटिकल डेमोक्रेसी तो बना दिया है, हमने सब लोगों को लोगों का अधिकार दे दिया है। एक तरफ राजा है, एक तरफ एक रंक है, दोनों के वोट बराबर है, तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कायम कर दी है। लेकिन देश में सोशल डेमोक्रेसी नहीं है, ना इकोनॉमिक डेमोक्रेसी है। एक तरफ सामाजिक ऊंच नीच है और दूसरी तरफ आर्थिक विषमता इतनी ज्यादा है। एक तरफ 100 एकड़, हजार एकड़ के मालिक हैं, राजे महाराजे हैं, दूसरी तरफ लोग भूखे मर रहे हैं। तो हम विषमताओं को मिटाना जब तक नहीं होगा, यानी सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र का शब्द लाते हैं वो वहां पे, तब तक राजनीतिक न्याय हो ही नहीं सकता। राजनीतिक जो लोकतंत्र है वो कामयाब हो ही नहीं सकता। और अगर आप करोगे, थोड़े दिन टालोगे ना इसको, तो क्या होगा, वो लोग जो सदियों से झेल रहे हैं अन्याय, वो लोग आग लगा देंगे आपकी इसी व्यवस्था को। ये साफ साफ कहा है बाबा साहब ने, संविधान सभा में कहा है कि वो इस लोकतंत्र के मंदिर को जला देंगे। आप समय रहते संभालिए अपने आप को, लोकतंत्र बनाइए। यहाँ पे मैं एक बात और भी ऐड कर दूं, लोकतंत्र की परिभाषा नहीं दे दी यहाँ पे बाबा साहब ने। बाबा साहब को समझना अभी, हालांकि बहुत समझा जा रहा है, बहुत पढ़ा जा रहा है, लेकिन अभी भी हम काफी पहलुओं को छोड़े बैठे हैं। जैसे लोकतंत्र की एक बड़ी व्यापक परिभाषा, पॉपुलर परिभाषा लिंकन ने जो दी, वही सर्वमान्य परिभाषा मानी जाती है। डेमोक्रेसी इज ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। ये सब ने सुनी होगी, है ना, हमें रटी हुई है। कभी हमने इस पर विचार ही नहीं किया कि यह अधूरी परिभाषा है, यह अधूरी परिभाषा है। बाबा साहब इसमें पूर्णता लाते हैं। वो कहते हैं ये परिभाषा जो है ये राजनीतिक लोकतंत्र की परिभाषा है सिर्फ,
ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ये राजनीतिक लोकतंत्र की परिभाषा है। लेकिन व्हाट अबाउट सोशल डेमोक्रेसी? सामाजिक लोकतंत्र नहीं है इस परिभाषा में शामिल, ना आर्थिक लोकतंत्र है। हमें भारत में देखिए, हमें इतना बड़ा विजनरी मिला जिसने लोकतंत्र बनाते वक्त ये कहा कि लोकतंत्र के 3 स्तंभ हैं, राजनीतिक लोकतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र और सामाजिक लोकतंत्र, ये तीनों ही बनाने होंगे। ये बात, एक और बात कह दूं मैं, संविधान सभा की इसी डिबेट में उन्होंने एक और बात कही थी, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के कंटेक्स्ट में मैं बात कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि 3 चीज होती हैं लोकतंत्र में, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। यहाँ पे फिर 3 चीज वो कहते हैं। तो बीबीसी को उन्होंने बाद में एक बार इंटरव्यू भी दिया था, तब उनसे पूछा गया आपकी जिंदगी का सार क्या है, तो उन्होंने कहा मेरी जिंदगी का सार ये 3 शब्द है, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड द फ्रेटर्निटी। लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। और ये विचार मैंने फ्रांस की क्रांति से नहीं लिया, ये मैंने बुद्ध से लिया, ये कहा उन्होंने। हालांकि मैं ये मानता हूँ ये फ्रांस की क्रांति से और यूरोप से ही आया है, यूरोपियन लिबरलिज्म से। बुद्ध में ठीक है, बाबा साहब ने बुद्धिज्म की ढंग से इंटरप्रिटेशन करी। बाबा साहब बहुत बड़े मॉडर्न थिंकर थे, यूरोप से बहुत कुछ है उनके दिमाग में, और ऑब्वियसली भारतीय परंपरा से भी आया है। तो वो कहते हैं, देखिए इस डिबेट में वो कितनी शानदार बात कहते हैं। वो कहते हैं लिबर्टी का मतलब होता है आज़ादी। आज़ादी, अगर स्वतंत्रता, समानता नहीं दोगे तो आज़ादी कुछ लोगों की, कुछ एक लोगों की, मुट्ठी भर लोगों की तानाशाही बन जाएगी। जो पूंजीपति हैं वही रूल करेंगे। यही तो हो रहा है देश में। आज हमें लोकतंत्र है, आज़ादी है, लेकिन आज़ादी का फायदा कौन उठा रहे हैं? क्या आज़ादी गरीब लोगों को है? तो आज़ादी को कहते हैं लिबर्टी एक बेड़ी बन जाती है, लिबर्टी डिक्टेटरशिप बन जाती है अमीर लोगों की, अगर इक्वलिटी ना हो तो। इक्वलिटी के बगैर लिबर्टी अधूरी है, समझे मेरा? इसी तरह एक और बात कहते हैं फ्रेटर्निटी, भाईचारा। वो कहते हैं भाईचारा आएगा कैसे? ये जो आजकल जो डिबेट कराई जा रही है ना, आजकल यही तो है, समरसता है, भाईचारा। वो कहते हैं भाईचारा आएगा कैसे? इक्वलिटी के बगैर, इक्वलिटी के बगैर भाईचारा आ ही नहीं सकता। और फिर साथ में तीसरी बात कहते हैं, अकेले लिबर्टी और इक्वलिटी से भी बात नहीं बनती। जब ये दोनों चीजें इंश्योर करो तो फिर समाज में भाईचारा लाने के भी प्रयास करने हैं। क्योंकि थोड़ी सी कटुता बनी रहती है ना? देखिए थोड़ी सी बनी रहती है। अब जैसे हम लोग नीचे से उठ के आए हैं, थोड़ा सा तो है हमारे मन में, थोड़ा सा। मेरी किताब का जो टाइटल मैंने आत्मकथा लिखी, उसका टाइटल लिखा जख्म अभी ताजा है। क्योंकि जख्म तो इतनी जल्दी नहीं बढ़ते ना, ताजा रहते हैं। लेकिन वो भाईचारा हो सकता है। हम लोग वो पुराना जो ऐतिहासिक, जैसे फुले ने भी कहा कि हम वो सारी बातें भूल के आपके साथ एक राष्ट्र बनाने में हम एक साथ बैठना चाहते हैं, लेकिन आप भूलो तो सही, आप छोड़ो तो सही, आप न्याय तो दो। तो ये 3 बात हैं, ये जरा ध्यान देना। राजनीतिक लोकतंत्र के लिए अनिवार्य शर्तें हैं कि राजनीतिक लोकतंत्र की बुनियाद इस पे हो, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। और तीनों ही विचार इंपॉर्टेंट है, कोई सा भी कम नहीं है। तो इस पे बात की जाए। और एक तीसरी बात है राजनीतिक प्रतिनिधित्व। सभी लोगों का, लोकतंत्र है ये, सभी लोगों का बराबर प्रतिनिधित्व होना चाहिए। अच्छा, प्रतिनिधित्व तो किया गया। पूना पैक्ट का जो मामला है, मैं वहां से बात करता हूं। बाबा साहब ने मांग करी थी सेपरेट इलेक्टोरेट की शेड्यूल कास्ट के लिए। सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग करी बाबा साहब ने, और गांधी जी अनशन पे बैठ गए। गांधी जी अनशन पे बैठे और मिला क्या? हमें मिला आरक्षण। SC/ST को, SC को मिला था, ST बाद में जुड़े इसमें, वो मिला आरक्षण। आरक्षण क्या था? आरक्षित सीटें हैं, लेकिन उसमें आपकी प्रभावी रोल नहीं है शेड्यूल कास्ट का प्रतिनिधियों को चुनने में। तो इसलिए वो सिर्फ नाम के प्रतिनिधि होते हैं। वो हमारे प्रतिनिधि, वो या कह लीजिए दलित वर्गों के प्रतिनिधि नहीं होते। बाबा साहब ने कहा कि हमें रियल रिप्रेजेंटेशन चाहिए, रियल रिप्रेजेंटेटिव चाहिए, ऐसे लोगों का फायदा नहीं है। और यही हो गया। गांधी जी अनशन पे बैठ गए। अब इतना बड़ा व्यक्ति जीवन को दाव पे ही लगाने पे तुल गया, तो क्या करें? बाबा साहब को ने खुद कहा कि मेरे साथ जो है ब्लैकमेलिंग हुई। बाबा साहब पूना पैक्ट पे एग्री हो गए। उसके बाद जो दौर आया उसको काशीराम के शब्दों में, साहब काशीराम के शब्दों में बताऊंगा। काशीराम को भी समझना बाकी है। अभी हमने उत्तर भारत में बहुत बड़ा परिवर्तन लाया उन्होंने,
फुले को बाबा साहब को तो समझ लिया हमने, काशीराम को अभी समझना बाकी है। वो कहते हैं इसके बाद किताब लिखी उन्होंने चमचा राज, पूना पैक्ट के बाद आया चमचा राज। हमारे प्रतिनिधि तो हैं, SC ST के पूरे प्रतिनिधि है आबादी के हिसाब से, लेकिन कौन बोलता है? क्योंकि वो सिस्टम इस तरह से, वो पार्टियों के बंधक है, पार्टियों के गुलाम है, पार्टी विप से बंधे हुए हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। अभी पूर्ण कुमार ने सुसाइड किया, देखा नहीं आपने? वाई पूर्ण कुमार इतना बड़ा अधिकारी सुसाइड कर जाता है और एक भी लीडर आगे नहीं आता। मतलब मैं इन कम्युनिटीज के MLA MP बता रहा हूँ, जो दलित MLA MP हैं, वो आ रहे थे, कुछ एक मंत्री आ रहे थे, वो सिर्फ दलाली करने के लिए आ रहे थे। मुझे सॉरी मैं ऐसा शब्द यूज कर रहा हूँ, वो सिर्फ समझौता कराने के लिए आ रहे थे। तो हो क्या रहा था? प्रतिनिधि है ही नहीं। ये समस्या है। दिखावे के लिए अब SC ST के भी नुमाइंदे हैं उसमें, रियल रिप्रेजेंटेशन तो नहीं। और अभी महिला आरक्षण लागू होने जा रहा है, अभी 2 दिन बाद एक चर्चा होगी, पार्लियामेंट में पास भी हो जाएगा। किस तरह का महिला आरक्षण है ये? इसमें किस तरह की महिलाएं आएंगी चुन के? उन्हीं लोगों की पत्नियां आएंगी जो ऑलरेडी हैं, जो ऑलरेडी बड़े लोग हैं। कोई आम महिला आ सकती है या उसको कोई पावर होगी? ये भी है सोचने का विषय, किस तरह का प्रतिनिधित्व। बाबा साहब ने ये कहा था कि रिप्रेजेंटेशन इफेक्टिव हो, बोलने वाले लोगों जो अपने वर्ग की बात कर सके, अपने जिन लोगों को वो रिप्रेजेंट करते हैं उनके मुद्दे तो उठा सके, ये होना जरूरी है। तब राजनीतिक लोकतंत्र। देखिए, एक अकेला अम्बेडकर इतना कुछ कर गया, अगर सारे प्रतिनिधि बोलने का हक रखते हो तो कितना कुछ हो सकता है, कितना कुछ हो सकता है, लेकिन नहीं हो पाता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि पॉलिटिक्स में या पॉलिटिकल पावर में शेयर होना और इफेक्टिव शेयर होना। और एक बात बताऊं, बाबा साहब ने कहा था पॉलिटिकल पावर सबसे बड़ी पावर होती है। सामाजिक न्याय की बातें कितने ही भाषण दे लो आप, तब तक किसी काम की नहीं है ये भाषण, जब तक राजनीति में हिस्सा ना मिले, पावर में हिस्सा ना मिले। सब कुछ ऊपर से ही होता है। अब विधानसभा में एक आदमी चला जाए, हम यहाँ भाषण दे रहे हैं कितनी, एक बंदा विधानसभा में चला जाए, वो वही जो है अपनी बात रखते, खलबली बच जाएगी सरकार में। ये मैं बताऊँ आपको, इतना असर है। राजनीतिक जो मंच होते हैं इनका कितना बड़ा असर होता है। लोकसभा में एक आदमी, एक चंद्रशेखर चुन के गया था, अभी चंद्रशेखर चुना ना, वो जब बोलता है लोकसभा में खलबली बच जाती है। पहले काशीराम बोलते थे जब खलबली मचती थी, उससे पहले मायावती थी, अब तो मायावती थोड़ा सा शांत हो गई है, पता नहीं किन कारणों से, जो भी है। तो शायद उन्होंने अपना ऐतिहासिक रोल अदा कर दिया है, या आगे भी शायद रोल अदा करना बाकी हो, मैं समझ नहीं सकता उनकी राजनीति को, ना आप समझ सकते। तो ऐसे लोगों का होना जरूरी है, ऐसे लोगों को पावर में शेयर मिले, मंत्री बनाया जाए और बड़े पदों पे उनको पद दिए जाए। देखिए, लोकतंत्र का मतलब रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल होता है, सभी का रिप्रेजेंटेशन। अब देश में जो वाइस चांसलर बनाए जा रहे हैं, अब जरा देख लो ना कौन किस जात के वाइस चांसलर बन रहे हैं। मतलब मुझे आई एम सॉरी टू से कि एक जाति के 99% लोग एक ही जाति के VC बनाए जा रहे हैं। क्यों भाई? काबिल लोगों की कमी दूसरे जातियों में नहीं है, दूसरी जातियों में कमी हो गई। एक जाति के, मैं जाति का नाम भी ले देता हूं, ब्राह्मण जाति की, पूरा मत मानना यहाँ पे कोई। ये क्यों भाई? ऐसा क्या है? ब्राह्मणों में इतनी क्या काबिलियत आ गई, सारे ही वही वाइस चांसलर बनेंगे, हम बाकी लोगों में काबिलियत की क्या कमी मारी गई? हो क्या रहा है? ये है मुद्दा। तो बाबा साहब ने ये मुद्दे उठाए थे कि रिप्रेजेंटेशन हर जगह हो, पॉलिटिकल पावर में भी, और जब तक वहां रिप्रेजेंटेशन। तो अब मैं आखिरी पहलू की ओर बढ़ता हूं। लास्ट का पहलू है, वो है संवैधानिक पहलू। लकीली भारत का संविधान बाबा साहब को ये दायित्व मिल गया बनाने का। हालांकि ये कोई इतनी आसानी से नहीं हुआ। कभी कई लोग कहते हैं गांधी जी ने कहा और बाबा साहब को ही दायित्व दे दिया, इतना आसान मामला नहीं था। बाबा साहब बड़े शार्प पॉलिटिशियन थे, बहुत पॉलिटिक्स चाहिए भाई, ऐसे थोड़ा ना आपको कौन घुसने देगा। एक टाइम तो उसके खुद पटेल ने लिखा कि मैंने रास्ते बंद कर दिए अम्बेडकर के, कैसे आएंगे संविधान सभा? और वो घुस गए संविधान सभा में, चुन के आ गए, बंगाल से चुन के आ गए, मुस्लिम लीग की मदद से चुन के आए। बाद में किसी पाकिस्तान में चली गई, फिर बाहर हो गए। पाकिस्तान तो वो जाना नहीं चाहते थे। बाबा साहब का अपना विजन था, भारत से प्रेम था उनका। फिर उन्होंने
मतलब पॉलिटिक्स जो करिए उसमें जाना नहीं चाहता। क्या पॉलिटिक्स है, क्या कमाल की पॉलिटिक्स है। मतलब उस व्यक्ति के बाद दूसरी पॉलिटिक्स मैंने ऐसी ही काशीराम की देखी। बहुत बहुत दिमाग चाहिए वो, कि आप ऐसी पॉलिटिक्स करो कि आप इंडिस्पेंसेबल हो जाओ, आपको कोई टाल ही ना सके। भाई ये व्यक्ति तो होना ही होना चाहिए, इसके बिना तो बात बनेगी नहीं। अल्टीमेटली उसी व्यक्ति को बंबई से एक सीट खाली कराई गई, एम.आर. जयकर ने रिजाइन दिया और वहां से चुन के आए, और सिर्फ विधानसभा में ही नहीं आए चुन के, सिर्फ मेंबर ही नहीं बने, उनको ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन भी बना दिया और उनको मंत्री भी बनाया गया। ये है अम्बेडकर, कोई कोई होता है, ऐसा ऐसा दिमाग है ना। मतलब किस वर्ग से आते हैं, छोटे से वर्ग से, वो भी अछूत वर्ग, और इतना बड़ा रोल अदा कर देते हैं देश में, देश का भाग्य बदल देते हैं। बाबा साहब ने संविधान बनाया क्योंकि आखिरी व्यक्ति है, इतनी ऑनेस्टी है, कोई सब लोगों को देखिए, इस देश में लड़ाई लड़ी दलित वर्ग के लोगों ने, सारी लड़ाई सिर्फ दलित वर्ग के लोग लड़ते हैं बाबा साहब के नेतृत्व में। सिर्फ एक यही वर्ग है जो प्रोग्रेसिव है। अधिकार मिल गए सबको, हमारे देश में महिलाओं को एक ही झटके में अधिकार मिल गए। आपको बताऊं, अमेरिका में 1965 में वोटिंग राइट मिला है, इंग्लैंड में भी, हाँ इंग्लैंड में 1945 में मिल गया था। मैं महिलाओं की बात बता रहा हूँ, कोई महिला आंदोलन नहीं है इस देश में, कोई फेमिनिस्ट मूवमेंट नहीं है, कभी ये सोचते हो, है तो बहुत नाम का नहीं है, नाम का है बस। इस देश में कोई बड़ा किसान आंदोलन नहीं है, ऐसा नहीं है, उनको भी अधिकार दिए गए हैं। मजदूरों के कोई खास बड़ा चढ़ा के बताए जाते हैं, ऐसे आंदोलन नहीं है, सब लोगों को अधिकार दिए। ओबीसी जो तबका है ये तो सोया ही पड़ा था, ये अब तक सोया पड़ा था, बुरा मत मानना, ओबीसी भाई भी बैठे होंगे। मंडल आयोग जो लागू हुआ उसकी लड़ाई दलित वर्ग के लोगों ने लड़ी है, अम्बेडकरवादियों ने लड़ी है। सारे अधिकार दिलवाए बाबा साहब ने, क्योंकि वो समाज के आखिरी व्यक्ति हैं। संविधान में बाबा साहब ने एक फ्रेमवर्क दिया, बस लास्ट की बातें कर रहा हूं, फ्रेमवर्क दिया है कि ये जो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय है ये कैसे कायम होगा। इसके लिए 3-4 जगह उन्होंने प्रोविजन किए गए। सबसे पहले तो यही है प्रेम्बल, जो हमारी ये जो उद्देशिका है इसमें स्पष्ट कर दिया। पहला ही उद्देश्य है सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय स्थापित करना। दूसरी चीज है वो है फंडामेंटल राइट्स, हमारे मौलिक अधिकार को पढ़ लो, वो लिबर्टी और इक्वलिटी के लिए ही समर्पित है। सारे लोगों को इतने सारे अधिकार दिए गए, मतलब आपको कोई अरेस्ट भी कर ले, वो बात भी व्याख्या करी गई कि एक आम आदमी को अगर अरेस्ट भी कर लिया जाता तो कितने घंटे में जज के सामने पेश करना जरूरी है। ये बातें बताओ, इतनी विस्तृत बातें संविधान में कौन लिखता है भाई? बाबा साहब ने लिखी, क्योंकि लोगों के अधिकारों के लिए समर्पित थे। और इसमें ही राइट टू इक्वलिटी, राइट टू लिबर्टी, ये राइट टू क्या कहते हैं, हाँ लिबर्टी, और तमाम राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टीज, ये सारे अधिकार दिए गए। मैं उनके प्रोविजन में नहीं जाना चाहता। नंबर 2 है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, नीति निर्देशक सिद्धांत, जो मैं अभी बात कर रहा था कि पार्टियां ऐसी ऐसी घोषणाएं कर देती हैं, ये इसका आधार है नीति निर्देशक सिद्धांत। वहां पे ये लिखा हुआ है कि राज्य चाहे तो जिसको कहते हैं ना वेलफेयर, पब्लिक वेलफेयर के लिए कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। इतने अधिकार हैं राज्य को, लेकिन वो कानून नहीं है, कानून बनाने पड़ेंगे। और उसी डायरेक्टिव प्रिंसिपल में लिखा हुआ है राइट टू वर्क, राइट टू वर्क लिखा हुआ है संविधान में। जो हमारे कम्युनिस्ट भाई कई बार कहते हैं बाबा साहब ने राइट टू वर्क नहीं दिलवाया, अरे वो दिलवाना चाहते थे, पढ़ तो लो जरा, लेकिन हो नहीं पाया ना, हो नहीं पाई सारी बातें। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल में लिख दिया राइट टू एजुकेशन भी लिखा हुआ था उसमें। इसके बाद ये आधा अधूरा कानून बना, राइट टू वर्क पे मनरेगा बने ना कुछ कानून, राइट ये जो और राइट बने, जैसे राइट टू इंफॉर्मेशन है, ये सारे वहीं से आते हैं। आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल में इतना कुछ है कि उसको अगर ईमानदारी से कानून का रूप दे दिया जाए ना, तो देश में सामाजिक क्रांति आ सकती है। सामाजिक क्रांति वो भी डेमोक्रेटिक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से लाई जा सकती है। तीसरी चीज है संविधान में जो मैकेनिज्म है सामाजिक न्याय को कायम करने का, और साथ ही सामाजिक बंधुता तो अपने आप ही आ जाएगी। सामाजिक न्याय को कायम करने का तीसरा मैकेनिज्म है वो है विशेष संरक्षोपाय, स्पेशल जो प्रोविजन है SC, ST, OBC, इनके लिए तो है ही, हम सब जानते हैं ना, आरक्षण वगैरह और भी चीजें हैं। इसके अलावा महिलाओं के लिए बहुत सारी चीजें लिखी हुई है, वीमेन के लिए, बच्चों के लिए लिखी हुई है, और हाँ माइनॉरिटीज के लिए, माइनॉरिटी राइट्स की गारंटी देता है भारत का संविधान।
कि माइनॉरिटी लोग चाहे तो अपनी कल्चर को सुरक्षित रखने के लिए अपनी संस्थाएं बना सकते हैं, अपनी शिक्षण संस्थाएं बना सकते हैं। आपने देखा नहीं होगा, सिख लोग अपनी संस्थाएं बनाते हैं, उनमें भर्ती अपने आप करते हैं, उसमें गवर्नमेंट का कोई दखल नहीं होता। तो माइनॉरिटी राइट पूरी तरह संविधान में एंश्योर किए गए हैं। भारत का संविधान इंक्लूसिव संविधान है, सबकी बात करता है। इस संविधान के अनुसार ही देश चल पा रहा है। देखो, जब भारत का संविधान लागू हुआ उस समय और भी संविधान बने थे दुनिया में। हमारे अड़ोस पड़ोस की बात कर लो, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, भूटान में, श्रीलंका में कई जगह संविधान बने, सारे के सारे फेल हो गए। भारत का संविधान चल रहा है क्योंकि वो समाज के आखिरी व्यक्ति के और इतने बड़े विद्वान व्यक्ति द्वारा बनाए गए नहीं थे, उनकी नीयत अच्छी नहीं थी, शायद फेल हो गए, हर जगह उड़े गए, दाल में चले गए। भारत का संविधान चल रहा है क्योंकि ये संविधान बहुत ऑनेस्ट नीयत के साथ बनाया गया है। इस आपको मैं लास्ट की बात कह रहा हूं, हमें अब सवाल आता है व्हाट टू डू, क्या किया जाए। मैं कहता हूं कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। आपको संविधान के रूप में और कई सारे कानून भी बनाए गए उसी संविधान के आधार पे। हिंदू कोड बिल बना, खुद बाबा साहब ने बनाया था, महिलाओं को इतने विस्तृत अधिकार दिए गए थे उसमें। मैं ये 2-3 बातें और कर दूं जो संवैधानिक मैकेनिज्म, इसमें लीगल मैकेनिज्म भी उभरा है। हमारा संविधान से ही लॉ बनते हैं, कानून बनते हैं। तो हमारा पहला कानून जो था वो था हिंदू कोड बिल। बाद में पास तो नहीं हो पाया, बखेड़ा खड़ा हो गया। बाबा साहब महिलाओं को मुक्ति दिला रहे हैं, महिलाएं विरोध कर रही हैं, बताओ क्या कर लोगे। तो बाबा साहब के इसी कानून को फिर बाद में 4 टुकड़ों में पास किया गया। राइट टू, जिसको कहते हैं ना, हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू प्रॉपर्टी एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट और एक एक्ट और है। तो ये 4 एक्ट बने। इसके अलावा और बहुत सारे एक्ट बने हैं। SC/ST के लिए एक एक्ट बनाया गया, उनके जुल्म होते हैं उनको रोकने के लिए। इसको सबसे पहले बना था ये अम्बेडकर के टाइम में, ये अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट के नाम से। बाद में 1989 में इसको SC/ST एक्ट की एट्रोसिटी रिमूवल एक्ट किया गया। इसी तरह भी बहुत सारे कानून और बने हैं। अभी जो है मुस्लिम समाज के लिए कुछ कानून बनाए गए हैं, जैसे 3 तलाक वाली जो प्रथा थी। देखिए, मुस्लिम समाज थोड़ा छूट गया समाज सुधार के मामले में, वहाँ राजनीति ज़्यादा हावी हो गई, तो उसमें भी सुधार की जरूरत है। न्याय वहाँ भी जरूरी है, महिलाओं को और पिछड़े तबकों को दिलाना, बाकी समाजों में। खैर, तो हमारे देश में हमें करना क्या है, बस हमारा सिर्फ एक एजेंडा होना चाहिए, वो है भारत का संविधान। बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि तो यही होगी कि उस व्यक्ति ने अपना जो दी बेस्ट है ना, जो प्रयास है उस संविधान के जरिए किया है, उस संविधान को हम पढ़ लें, उसके एक धारा को हम अगर दिल में बिठा लें और उसके लिए लड़ें। जैसे अभी विपक्ष के नेता एक लाल किताब लेके चलते हैं, हालांकि मुझे नहीं पता वो कितने ऑनेस्ट रहेंगे, लेकिन ये लाल किताब विपक्ष के नेता ने उठाई, इसका असर भी देखा, आपने देखा भी होगा। असल में लोगों ने, देखो ये भी एक अच्छी बात है, ये भी बड़ी शानदार बात है, लोगों ने इंटरनाइज कर लिया है इस संविधान को, लोगों ने अपने दिल में रख लिया है, खासकर पिछड़े लोगों ने, दलित लोगों ने, आम लोग, कि भाई ये हमारी किताब है, इसको टच नहीं कर सकते आप, इसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकते। संविधान को, जैसे अभी बेदी जी कह रहे थे, संविधान में आग लगाने की कुछ लोगों ने हरकत करी, उसके बाद लोग साहब चाहे ओपनली उतना नहीं हुआ हो, लेकिन उसके बाद फिर उसका रिजल्ट आपने देखा होगा। कुछ लोग बातें कर रहे थे लोकसभा के चुनाव में, उसका परिणाम क्या निकला, 400 पार का क्या हुआ। तो मैं राजनीति की बात नहीं करना चाहता, लेकिन संविधान को छेड़ोगे तो देश में कोई भी पार्टी हो जाए, मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा, संविधान के प्रति जो ऑनेस्ट नहीं होगी वो फिर हाशिए में धकेल दी जाएगी। लोग हैं, लोगों ने इंटरनाइज कर लिया है इस संविधान को, बस हमें इंटरनाइज करके रखने की जरूरत है, और लोगों ने तो कर लिया है। दबे कुचले लोग तो इसको सचमुच अपने दिल में रख के चलते हैं, बाकी लोगों को भी करने की जरूरत है, और यही हमारे देश के प्रति भी सच्ची सेवा होगी, यही बाबा साहब के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि भी होगी। इन शब्दों के साथ अम्बेडकर जयंती की बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू। जय भीम, जय भारत। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप